हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। गाइस उसमें मैंने आपको सारे इकाई 2 तक के नोट्स कंप्लीट दे दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई 3, जिसमें है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं करके देखना। तो गाइस इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जितने हो पाएंगे मैं आपको वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों में विषय की समझ विकसित हो सके, उसको विषय की अवधारणा स्पष्ट हो सके, इस हेतु अधिगम सामग्रियों का उपयोग में लाया जाता है। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तकें इत्यादि तो आवश्यक सामग्री में है ही। इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग जो शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, उन्हें सहायक शिक्षण सामग्री का नाम दिया गया। एवं समग्रता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के दौरान होने वाली अधिगम के मद्देनजर ऐसे समस्त अधिगम संसाधन जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उपयोगी हों, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा गया। देखिए गाइस, हर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इवन साइंस में नहीं, हर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो अजीब हो। आप अपनी लैंग्वेज में करके लिख सकते हैं, डीएलएड का यही रूल है। तो आगे इस संबंध में विस्तार से बताया गया। शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकसित के पश्चात अब शिक्षण कार्य एक और चलने वाली प्रक्रिया नहीं रह गई है। अब शिक्षण द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में उस विषय वस्तु से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जाने लगा है। विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जो कि अनुदेशन, प्रयोग व प्रदर्शन के तालमेल के बगैर संभव नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्र व अध्यापक मिलकर छोटे बड़े उपकरणों का निर्माण करने का प्रयास करें। घर एवं आसपास पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं व सामग्री से शिक्षण अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए अध्यापक में कार्य करने की लगन के साथ साथ वस्तुओं का उचित उपयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में शिक्षण विधियां एवं तकनीकों को ध्यान में रखने के पश्चात शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले संसाधनों की ओर ध्यान आकर्षित होता है। सूक्ष्म चिंतन और विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि विभिन्न शिक्षण सामग्री का कुशल उपयोग इसमें सहायक है। यह तो ज्ञात ही है कि विज्ञान की वास्तविक एवं चिरस्थायी अधिगम इंद्रिय जनित अनुभवों से ही संभव है। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग अधिगम को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अतः विज्ञान विषय के अधिगम सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे हमें ज्ञानेंद्रियों अपने विचार पक्ष से अधिक सूचनाएं बालकों के मस्तिष्क को संप्रेषित कर सके, ताकि अधिगम अधिक प्रभावपूर्ण व उपयोगी हो सके। तो गाइस, अब इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। भावी शिक्षक बालकों के समक्ष तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। नंबर 2, भावी शिक्षक बालकों में सामग्री की यांत्रिकी को स्पष्ट कर सकेंगे। नंबर 3 है शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री का समर्थक वर्गीकरण कर उसकी अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। नंबर 4 है बालकों में विज्ञान शिक्षण के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। नंबर 5 है अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देने का दृष्टिकोण प्रदान कर सकेंगे। बालकों में अवलोकन कौशल का विकास कर सकेंगे। शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन तथा उपयोग करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। बालकों में अंतर्निहित अभिरुचियों को जागृत कर सकेंगे। अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आवश्यकता अनुसार शिक्षण प्रदान कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री को निर्मित करने, एकत्रित व व्यवस्थित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। बालकों को क्रियाशील कर उनके अधिगम की नीति गति को तीव्र कर सकेंगे। बालकों को ध्यान अपने विषय की ओर केंद्रित करने में सक्षम हो सकेंगे। बालकों में विचारों की निरंतरता कर उनके अधिगम की गति को तीव्र कर सकेंगे। बालकों का ध्यान अपने विषय की ओर केंद्रित कराने में सक्षम हो सकेंगे। बालकों में स्वयं करने की सीखने की प्रवृत्ति का विकास एवं अवसर प्रदान कर सकेंगे। बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत कर सकेंगे।
तो गाइस बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या तात्पर्य है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, बच्चों के स्तर के अनुकूल बनाने, रुचिकर बनाने, बच्चों की कक्षाओं से सहभागिता सुनिश्चित करने, सतत रूप से गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करता है, जिससे जटिल विषय सरल एवं बोधगम्य हो जाता है। इससे ही शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में जाना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता के साथ साथ यह बच्चों को सीखने के लिए भी प्रेरित करती है और यह अधिगम संसाधन लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में जानी जाती है। ईसी डेंडा के अनुसार शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समझ सामग्री से है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो गाइस देखते हैं प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री। विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को नियमानुसार वर्गीकृत किया गया। तो गाइस देख लीजिए, इसमें परंपरागत शिक्षण अधिगम सामग्री, दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री, दृश्य श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री। तो परंपरागत शिक्षण अधिगम सामग्री उदाहरण है श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र, पत्रिका इत्यादि। दृश्य शिक्षण में है चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, वास्तविक वस्तु, पोस्टर, ग्राफ, ग्लोब, वस्तु प्रतिरूप, फ्लैश कार्ड, फ्लैनर बोर्ड, पॉकेट बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप्स, एलईडी स्लाइड्स, प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्ट इत्यादि। श्रव्य में है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ऑडियो टेप, ऑडियो सीडी आदि। दृश्य में है टीवी, कंप्यूटर, फिल्म प्रोजेक्ट, चलचित्र, डिजिटल पाठ्य सामग्री, मल्टीमीडिया पाठ्य पुस्तक आदि। प्रमुख शिक्षण अधिगम सामग्री नंबर 1 है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट सबसे महत्वपूर्ण परंपरागत शिक्षण साधन है। इस शिक्षक इसका उपयोग रेखाचित्र बनाने, कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने तथा उपयोग एवं परीक्षण की कार्यविधि समझाने से करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसके लिए कुछ विशेष प्रबंधन नहीं होता तथा इस पर सरलता से लिखना एवं मिटाया जा सकता है। साथ ही यह सस्ता भी होता है। आजकल इसके विकल्प में ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, यह इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड है जिसका उंगलियों या इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से कार्य किया जाता है। इसमें ये फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं, जिसके कारण इंटरेक्टिव होता है का उपयोग किया जाने लगा। नंबर 2 है चार्ट एवं चित्र। पुस्तकों में आवश्यकता के अनुसार चार्ट व चित्र नहीं होते, यदि होते भी तो छोटे होते हैं। ऐसे में बड़े आकार के चार्ट व चित्र शिक्षण अधिगम सामग्री का कार्य करते हैं। नंबर 3 है वास्तविक वस्तु। करके सीखना, प्रयोग आदि के दौरान एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होने के कारण अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है और वास्तविक वस्तुओं प्रयोग तथा वस्तुओं के प्रदर्शन से अच्छा प्रतिरूप किसी वस्तु का छोटा या बड़ा रूप है। फ्लैश कार्ड विभिन्न तथ्यों या अवधारणाओं को छोटे छोटे रंगीन कार्डों के माध्यम से उदाहरण से सम्मुख रखा जाता है। पॉकेट बोर्ड, इसमें कपड़े के एक टुकड़े में छोटे छोटे विभिन्न पॉकेट सिले हैं। छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम साधन है क्योंकि इसे पाठ्यवस्तु सुविधापूर्ण ढंग से रखी जा सकती है। फ्लैनर बोर्ड, प्लाईवुड या लकड़ी के चौखट पर कसकर लगा हुआ फ्लानेलेन का कपड़ा ही फ्लैनर बोर्ड कहलाता है। किसी सामग्री के पीछे सैंड पेपर लगाकर उसकी सहायता से फ्लैनर बोर्ड का चिपकाया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म के द्वारा वस्तु के चित्र, लिखित सामग्री, फ्लो चार्ट आदि को जो कि फिल्म में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं दिखाया जाता है। अतएव यह विद्यार्थियों के लिए आकर्षक एवं रुचिकर होता है। उसकी ऊंचाई एवं लंबाई आवश्यकता अनुसार अलग होती है। जैसे किसी फिल्म स्ट्रिप की चौड़ाई 35 मिलीमीटर है एवं लंबाई 1.5 मीटर है। एलईडी, कंप्यूटर से जोड़कर एलईडी के माध्यम से विषय सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्ट, इसमें छोटे छोटे स्लाइड को तैयार कर प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट, श्यामपट्ट पर लेखन के समय ही बचत करने एवं अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ओवरहेड प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर चित्र प्रस्तुत हो सकता है। तो बात करते हैं गाइज
अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव की भूमिका। अधिगम सीखने व सिखाने की प्रक्रिया मानी जाती है। निरंतर परिवर्तन के इस दौरान में परंपरागत रीतियों के साथ साथ शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में नवाचारी पद्धतियों को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। अतः विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराकर शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से शिक्षण को रोचक व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों के साथ साथ गया ज्ञान विद्यार्थियों के मन को गहराई तक छूता है, जिसमें उनका अधिगम काफ़ी स्थायी होता है। साथ ही शिक्षक की रुचि एवं उत्साह के साथ शिक्षण कार्य इस प्रकार कक्षा में सकारात्मक वातावरण बन जाता है। शिक्षण की सफलता ज्ञानेंद्रिय के अधिकतम उपयोग पर निर्भर होती है। देखना, सुनना, स्पर्श या महसूस करना, गंध एवं स्वाद का अनुभव करने में प्रथम तीन अर्थात देखना, सुनना, स्पर्श या महसूस करना शिक्षण के लिए तीन स्पंद महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस, व्याख्यान दृश्य श्रव्य यंत्रों का उपयोग, प्रदर्शन, स्वयं करके देखना, दूसरों को सिखाना। आज उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है जो अपनी पाठ्य सामग्री को रोचक शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है। गाइज ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। अब टीचर्स होते हैं हमारे क्लास, जैसे मैं पढ़ती थी तो मेरे आर्ट टीचर होते थे, जो कि आर्ट टीचर होते थे। गाइज सही बात है। आजकल शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में ऐसी भ्रांतियां भी चली आ रही हैं कि चलित मॉडल, बड़े आकर्षित मॉडल ही शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति ठीक ढंग से करते हैं। अधिगम में इन्हें ही विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर यह अपेक्षा की जाती है कि इसमें विद्यार्थियों को तत्काल एवं सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त हो सकेगा, किंतु ये अपने निर्माण की महंगी विधि व डिजिटल प्रायोगिक गुणों के कारण कक्षा में आसान से प्रयोग के लायक नहीं रहती। अतः अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभव ऐसे होते हैं। नंबर 2 है विद्यार्थी विषय वस्तु को सुगमता व स्पष्टता के साथ आत्मसात कर सके। नंबर 2, विद्यार्थियों को अनुभव कराने से तात्पर्य केवल वस्तु के स्पर्श से ही नहीं बल्कि उनकी मानसिक योग्यता एवं कौशल में परिवर्तन तथा प्रतिक्रिया की क्षमता में वृद्धि आदि से भी होता है। नंबर 3 है प्रत्यक्ष अनुभव केवल कक्षा के भीतर ही नहीं बल्कि इसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखने ही केवल प्रचलित शिक्षण अधिगम सामग्री पर्याप्त नहीं होती। छोटी छोटी तत्कालीन शिक्षण सामग्रियों से अध्यापन आसान व लगने लगता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवों से विद्यार्थी के मन में नई सोच का जन्म होता है तथा इस वह व्यक्तित्व में नयापन लाने के सक्षम होता है, जिसका वह व्यवहारिक जीवन पर प्रयोग कर सकता है। करके सीखना तथा प्रत्यक्ष रूप से यदि निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है, अधिगम ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। नंबर 1 है शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रस्तुति की पूर्व तैयारी एवं अभ्यास अवश्य है। नंबर 2, कक्षा के वातावरण पर ध्यान रखना। नंबर 3 है कक्षा के स्थान को अधिकाधिक प्रयोग कर सकने की योजना बनाना। नंबर 4 है विद्यार्थियों के मध्य आपसी तालमेल से सहभागिता का वातावरण बनाना। नंबर 5 है आवश्यकता अनुसार कक्षा के बाहर के स्थान के प्रयोग को भी अपनी योजना में शामिल करना। नंबर 6 है प्रत्यक्ष अनुभव को इस प्रकार का हो कि विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन आसानी से हो सके। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर की विषय वस्तु पर आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री एवं गतिविधियाँ। कक्षा 8 का स्तर है गाइस, इसमें दिया गया नंबर 1 है विषय विद्युत परिपथ वर्णन। जिस परिपथ में विद्युत धारा बहे उसे विद्युत परिपथ कहते हैं गाइस। आप लोगों ने साइंस में पढ़े होंगे, यही डेफिनेशन है। हाँ तो गाइस ये चित्र दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सब चीज़ें इसमें कुछ नहीं है, इसमें पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अलग अलग परिस्थितियों में धातु की ऑक्सीजन के साथ होने वाली क्रियाओं के 2 उदाहरण बताइए। नंबर 1 है सहायक शिक्षण अधिगम क्रिया के साथ गतिविधि सामग्री, तांबे का बर्तन, मैग्नीशियम का तार और चिमटी इत्यादि। गतिविधि, तांबे के किसी बर्तन को रगड़कर साफ करेंगे जिससे उसकी सतह चमकदार हो जाएगी। विद्यार्थी चर्चा करें तांबे की चमकदार सतह किस कारण से मलिन हो जाती है। नंबर 2 है तांबे की चमकदार सतह सोडियम की तरह तत्काल मलिन क्यों नहीं होती। तो गतिविधि 2 है मैग्नीशियम के तार को चिमटी से पकड़कर उसे आग लगाते हैं जिससे वह जलाने लगता है। जलने के बाद राख बच जाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसको पानी में घोलते विद्यार्थी से चर्चा करें प्राप्त घोल की प्रकृति कैसी होगी। क्षारीय।
नंबर 2 है प्रकृति क्षारीय क्यों होगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के कारण MgO प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH2। तो गाइस इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें दिया गया एक 7th कक्षा का जो विषय है अवतल दर्पण की सहायता से फोकस बिंदु को समझना। गाइस ये भी आप लोगों ने बनाया होगा, देख लीजिए इसको। समांतर बिंदु आती हुई किरणें, दूर आती हुई किरणें समांतर अवतल दर्पण में चमकीली सतह के से टकराकर एक ही बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र उस जिस गोल को काटकर बनाया गया उसका केंद्र से दर्पण के ध्रुव P की दूरी पर वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नंबर नेक्स्ट है सहायक शिक्षण सामग्री के साथ प्रयोग। अवतल दर्पण, काला कागज, समाचार पत्र का कागज, सफेद कागज इत्यादि। जहाँ सूर्य की किरणें आ रही हैं वहाँ काला कागज को पत्थर के टुकड़े से दबाकर रखेंगे। अब अवतल दर्पण पर किरणों को पड़ने देंगे तथा परिवर्तित किरणों को काले कागज पर फोकस करेंगे। इस हेतु अवतल दर्पण आगे पीछे करते हुए इस प्रकार रखेंगे कि काले कागज पर परावर्तित किरणों से सूर्य का प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु आकार का बने। हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद कागज के उस बिंदु से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब फोकस बिंदु पर सभी किरणें एकत्र हो जाती हैं तो वह ताप बढ़ जाता है जो कागज जलने पर लगता है। किरणों के फोकस होने के से काले कागज से जल जाने, उठने तथा समय तक तो नेक्स्ट है गाइस गतिविधि नंबर 1। अब यही प्रयोग हम समाचार पत्र वाले कागज तथा सफ़ेद कागज के साथ करेंगे। हम देखेंगे कि काले कागज की तुलना में समाचार पत्र वाले कागज को जलने से ज़्यादा समय लगा और सफ़ेद कागज को जलाने से सबसे ज़्यादा समय लगा। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप लोग देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको फर्स्ट को विद्यार्थी से चर्चा करें या आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा पर सेकंड है इसमें, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फोर्थ विषय है अग्निशामक यंत्र वर्णन। ऐसा यंत्र जिसमें आवश्यकता अनुसार पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके व जिसका उपयोग हम आग को बुझाने से कर सके, अग्निशामक यंत्र कहलाता है। अग्निशामक यंत्र धातु का एक बेलनाकार पत्र होता है जिसमें सोडियम बाई हम आग बुझाने में कर सके, अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अग्निशामक यंत्र धातु को एक बेलनाकार पत्र होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। इसके अंदर कांच की एक बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है जिसमें बोतल में लगे घुंडी के द्वारा तोड़ा जा सकता है। बोतल के टूटने पर इसका रखा सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र में रखे बाई सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है जो आग बुझाने में काम आती है। तो गाइस इसकी क्रिया देखिए 2NaHCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। शिक्षण अधिगम सामग्री से गतिविधि। तो गाइस ये एक वो है सहायक शिक्षण। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नींबू का रस, कांच की बोतल का ढक्कन, कीप के मुंह को बंद करते हुए गुब्बारा, कांच की मुंडी हुई नली जिसका एक सिरा बोतल से तथा दूसरा चूने की पानी की बोतल से इत्यादि। गाइस जैसे ड्रॉ एग्जाम्स में मेरे हिसाब से आ सकते तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं फालतू का आपको कुछ नहीं दे रही हूँ। तो गाइस ये है कक्षा 6 स्तर का विषय है चाल की अवधारणा को स्पष्ट करना वर्णन। इकाई एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सूत्र के रूप में चाल इज इक्वल टू तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय। यदि 200 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड लगता है तो चाल इज इक्वल टू 200 मीटर अपॉन 10 सेकंड। चाल इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन प्रति सेकंड से। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से चाल को समझने हेतु गतिविधि। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 विद्यार्थी समय नोट करते हुए स्टॉप क्लिक या घड़ी। 3 विद्यार्थी में से एक अत्यंत धीमी गति से, दूसरा सामान्य गति से और तीसरा विद्यार्थी को लगभग दौड़ते हुए 50 मीटर जाने व वापस आने में लगे के लिए कहेंगे। वापस पहुंचने पर तीनों द्वारा की गए समय को नोट करेंगे। विद्यार्थी चली गई दूरी, लिया गया समय। पहला विद्यार्थी 100 मीटर 200 सेकंड, द्वितीय है 100 मीटर 100 सेकंड, तृतीय है 100 मीटर 50 सेकंड। यदि हम तृतीय छात्र की चाल को ज्ञात करेंगे तो चाहे क्योंकि तृतीय छात्र 50 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की, इसके लिए 50 सेकंड इज इक्वल टू 100 अपॉन 50। दूरी तय की गई 2 मीटर प्रति सेकंड।
तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चंस आता है सूत्रों के अनुसार 4 = तय की गई दूरी अपन लिया गया समय। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग फाइंड कर लीजिए। सिक्स है विषय पाचन तंत्र, आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ। वह है आहार नल का वर्णन। देखिए गाइज ड्रॉ जरूर आ सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। चित्रानुसार भोजन सबसे पहले मुख गुहा में पहुंचता है। यहाँ से भोजन को दांतों से चबाया जाता है। जीभ की सहायता से भोजन को इधर उधर करते हैं। ग्रंथियों से स्रावित लार भोजन में मिलाकर उसे लुगदी बना देता है। जीभ को हम भोजन के स्वाद का पता चलता है, जैसे मीठा, खारा, खट्टा इत्यादि। अब लुगदी के रूप में भोजन ग्रंथियाँ एवं ग्रंथनली को उसका होता हुआ आमाशय में पहुंचता। आमाशय एक थैली है जिससे संरचना होती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति एवं पाचक रसों में भारत भोजन का पाचन होता है और भोजन छोटी अतः में पहुंचता है, आंत में पहुंचता है। या भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं उसकी उपयोगी पदार्थों को अवशोषण होता है। अनुपयोगी पदार्थ बड़ी बड़ी आंत अर्थात मलाशय में पहुंच जाता है। मलाशय मलदार द्वारा खुलता है जिसे मल शरीर के बाहर निकल जाता है। सह पाचन की क्रिया को दर्शाने वाली गतिविधियां आवश्यक है। पॉलिथीन बैग, दो पका केला, नींबू, संतरे का रस, एक मोजा, एक प्लास्टिक की कप, कील इत्यादि क्रियाविधि। पॉलिथीन बैग में 2 केला लेंगे और एक हाथ से पॉलिथीन पकड़कर उसे दूसरे हाथ से केला को दबाते हुए लुगदी जैसा बन जाएगा। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स है। अब एक ग्लास नींबू, संतरे का रस पॉलिथीन में डालकर सबको हिलाएंगे, उसकी लुगदी और रस बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब अर्ध ठोस तरल पदार्थ को मोजे में डालते जो आंत को प्रदर्शित करता है। मोजे को दबाते द्रव्य मोजे से बाहर निकलता जो बचे हुए भोजन को दर्शाता है। मोजे में बचे हुए ठोस पदार्थ में पेंदी में छेद किया और कागज से चाय के कप में डाल दिया। कागज का कप मलाशय जिसे ऊपर दबाने पर ठोस पदार्थ छेद के बाहर निकलता है। पचाने के बाद शेष भोजन मलाशय। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।